रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ क्या? है दादा। ठीक है चलो। ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। ओके, तो फिर इनकम टैक्स के बारे में बात करना है सर। हाँ, इनकम टैक्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रेसिडेंशियल स्टेटस पे। इनकम टैक्स 1961 हम लोगों का डिस्कशन चल रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंशियल स्टेटस का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है लास्ट क्लास। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। रेसिडेंशियल स्टेटस में सेक्शन 6 के बारे में बात करना भी स्टार्ट कर दिया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? अरे सेक्शन 6 के बारे में बात करना चालू हो गया होगा। यस सर। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, उसके अंदर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में भी बात किए, है ना? तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 एज वेल एज सेक्शन 6, जिसमें रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर मतलब मेन जो कॉन्सेप्ट है कि किसको रेसिडेंट कहा जाता है। पॉइंट इज दैट रेसिडेंट किसको कहा जाता है, मतलब इंडिया में रेसिडेंट बनने का क्या कॉन्सेप्ट है। 100 क्या कितना दिन रहना पड़ता है सर इंडिया में प्रीवियस ईयर में? 100 कितना दिन? 182। वेरी गुड सर, 182 दिन। तो ये 182 दिन का जो खेल है इंडिया में, आपको कम से कम प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, या मोस्ट प्रॉब्ली उससे पहले वाला क्लास में। तो यू नो सर व्हाट इज प्रीवियस ईयर, आपको ये भी पता है व्हाट इज असेसमेंट ईयर। अब ये प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के बेसिस पे किसी भी इंसान का रेसिडेंशियल स्टेटस, मतलब इंडिया में उसको टैक्स देना है कि नहीं, ठीक है, इंडिया में उसका टैक्स इम्प्लीकेशन होता है कि नहीं है, ये चर्चा बेसिकली होता है रेसिडेंशियल स्टेटस में। मतलब जो इनकम टैक्स का एक बहुत ही वाइटल पार्ट माना जाता है, बिकॉज जब तक आप रेसिडेंशियल स्टेटस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आपको नहीं आता है, तब तक आप टैक्स कैलकुलेशन किसका करोगे? आप उसी का टैक्स कैलकुलेट करोगे जिसका रेसिडेंशियल स्टेटस आप पहले आइडेंटिफाई करोगे। तो वो बहुत वाइटल पार्ट माना जाता है सर। नाउ बिग क्वेश्चन क्या है सर? सबसे बड़ा सवाल यही है कि रेसिडेंशियल स्टेटस तो अभी आज हम लोग कुछ और भी पार्ट्स है, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करना है क्लास में। अभी मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन डील करूंगा, तो वो प्रैक्टिस करेंगे। फिर एक इंटरेस्टिंग एरिया है सर, आरनोर एंड आरओआर। याद है क्या? मैंने बताया था कि एक होता है सर रेसिडेंट भी होता है ना। सबसे पहले क्या होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस प्रूव करने के लिए आपको दो चीज देखना होता है, या तो वो रेसिडेंट बन जाएगा या तो फिर वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। मैं इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर रहा हूँ करेंटली, ऐसे एचयूएफ का भी है, वो भी मैं आज बात करूंगा। कंपनी एओपी बीओआई, इसका भी रेसिडेंशियल स्टेटस है। बट करेंटली जो मेन एरिया चल रहा है दैट इज इंडिविजुअल, मतलब इंसान के बारे में बात हो रहा है सर। हम आप जैसे लोग जो भारत में रहते हैं, जो बाहर का है, भारत में आना जाना करता है, इंडिया में, इंडिया के साथ उनका आना जाना चलता रहता है, ऐसे लोगों के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि भाई वो इंडिया में रेसिडेंट कब बनता है, क्यों बनता है। तो जैसे तो आप लोगों को पता है सर, दो प्रोविजन है सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के हिसाब से। इंडिया में 182 डेज रहना पड़ेगा प्रीवियस ईयर में, दैट इज ये अगर 2021-22 चल रहा है असेसमेंट ईयर, तो प्रीवियस ईयर 2021 में आपको इंडिया में 182 दिन रहना है। या फिर उसके साथ एक दूसरा रूल भी है। क्या रूल बताओ दूसरा? अनदर रूल, मतलब और 182 के साथ एक और भी है। और क्या है? 60 days and preceding previous year 365 days. थैंक यू सर। प्रीवियस प्रीसीडिंग कितना ईयर में? 4 years. 4 ईयर्स में। थैंक यू सर। प्रीवियस प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में 365 डेज अगर आप इंडिया में रह जाते हो, 60 दिन प्रीवियस ईयर में रहने के साथ साथ, तो भी आपको रेसिडेंट कहा जाता है। नाउ इसमें हम लोग एक चीज किए थे सर, आरओआर एंड आरएनआर का कॉन्सेप्ट। अब सवाल है, रेसिडेंट तो प्रूव हो गया, अगर रेसिडेंट ये दोनों कंडीशंस में एक कंडीशन फुलफिल नहीं, एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, तो उस इंसान को हम लोग नॉन रेसिडेंट बना देते हैं। क्या बोलते हैं कि भाई तुम रेसिडेंट नहीं हो, नॉन रेसिडेंट हो। ऐसा बात नहीं कि नॉन रेसिडेंट होने पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसका एक अलग मतलब हिसाब है। मैं आप लोगों को वो भी लास्ट क्लास में समझा रहा था कि टैक्स इम्प्लीकेशंस या स्कोप ऑफ इनकम, स्कोप ऑफ टैक्स इम्प्लीकेशंस, ठीक है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, मतलब आपका अगर इंडिया में टैक्स इनकम एक्रो हो रहा है, ड्यू हो रहा है, डिम टू एक्रो, डिम टू अराइज हो रहा है, ये सब फिर से एक बार लिस्ट अप कर देंगे, डोंट वरी। तो आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ सकता है। नॉन रेसिडेंट को भी
इंडिया में टैक्स देना पड़ सकता है, बट नॉट ऑलवेज, कुछ कंडीशंस है। नॉन रेसिडेंट का इंडिया में टैक्स देने के बारे में कुछ कंडीशंस है। अगर आप बेसिकली इंडिया से इनकम करोगे तो इंडिया में टैक्स देना पड़ सकता है, बट बाकी जो भी रेसिडेंट बनता है इंडिया से कमाओगे तो टैक्स तो देना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है, चलो मैं बाकी पार्ट्स में डिस्कस करता हूँ, आर ओ और आर नॉर पे डिस्कस करूंगा, कुछ सवाल जवाब, बहुत सारा क्वेश्चंस भी करूंगा। ओके सर, मैं इतना उम्मीद करूंगा सर कि आप लोग प्रोविजंस जो है क्लास का याद रखे हो। अगर याद नहीं है तो सर क्लास करते करते याद आ जाएगा। ओके, स्क्रीन शेयर है क्या? है दादा। ओके सर, ठीक है। तो देखो सर, ये लास्ट क्लास का डिस्कशन। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन लास्ट क्लास में हुआ था, क्या बोला था? हाँ, याद आ रहा है क्या? इंडिया, सबको याद है इंडिया? अरे इंडिया क्या क्या है? इंडिया एज पर इनकम टैक्स 1961 इंडिया क्या है? क्या बोलोगे सर? इंडिया एक्सटेंड अप टू, इंडिया एक्सटेंड अप टू, अरे बोलो सर। 12 nautical miles. 12 नॉटिकल माइल्स। आपको अगर कोई बोले कि भाई इंडिया कितना दूर तक है, तो इंडिया बोलोगे कि इंडिया 12 नॉटिकल माइल तक है। तो भारत क्या है वो भी जानना जरूरी है। भारत का रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने से पहले आपको ये जान लेना जरूरी है ना सर कि किसको भारत का रेसिडेंट मान जाएंगे। मानो कि कोई है जो भारत में आना जाना करता है बट लैंडमास पे नहीं आता, बात को समझिएगा, भारत में आना जाना करता रहता है बट भारत के लैंडमास पे नहीं आता, भारत के समुद्र किनारे से चले जाते हैं, बट उस केस में क्या देखा जाएगा कि वो भारत के टेरिटरी के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ सर, आप लोग मेरा बात समझ पा रहे नहीं? बहुत लोग होते हैं ना सर, जहाज में आते हैं और जहाज में ही चले जाते हैं। मैं आज ऐसे लोगों के बारे में बात करूंगा जो शिप में क्रू का काम करते हैं, या फिर कोई फॉरेनर है आता जाता रहता है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे सर जो आता है भारत में, बट शायद उनको भारत के अंदर घुसने का मौका नहीं मिलता, या फिर वो आता ही नहीं है। ठीक है, वो सारा के सारे ये जो भारत का समुद्र किनारा देख रहे हो ना सर, ये सब भारत का क्या है? ये सब कोस्टल एरिया है। ठीक है, दीज आर इंडियाज कोस्टल एरिया एकदम सर। यहाँ बंगाल से लेके उड़ीसा होके, आंध्रा होके, तेलंगाना होके, तमिलनाडु होके, केरला होके, कर्नाटका होके, महाराष्ट्र होके, गुजरात तक। हाँ सर, तो फिर कौन सा स्टेट में समुद्र किनारा है पता चल गया होगा आपको। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा, बंगाल। हाँ सर, याद रहेगा भारत का कोस्टल बेल्ट। ठीक है, ये रहा भारत का कोस्टल एरिया। ठीक है, ये कोस्टल एरिया जो है, ये कोस्टल एरिया से डिपेंड करता है सर, मतलब 12 नॉटिकल माइल का हिसाब किया जाता है कि अगर 12 नॉटिकल माइल के अंदर भी वो कोई आता रहता है तो उस केस में भी उसको रेसिडेंट है कि नहीं है वो भी चेक किया जाता है। इसीलिए बिफोर मतलब कैलकुलेटिंग रेसिडेंशियल स्टेटस यू ऑल मस्ट नो व्हाट इज इंडिया। ओके, इंडिया एक्सटेंड अप टू 12 नॉटिकल माइल। सर कस्टम ऑर्डर कितना दूर तक है? हाँ सर, कस्टम ऑर्डर कितना दूर तक है? कितना नॉटिकल माइल तक है कस्टम ऑर्डर? अरे भूल गए। 24. हाँ, वेरी गुड सर, 24 नॉटिकल माइल, थैंक यू सर। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना दूर तक है सर? 200 nautical miles. 200 नॉटिकल माइल। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है बोलो तो? जैसे मानो कि आप लोग बॉम्बे हाई के बारे में सुने हो सर? बॉम्बे हाई, अरे सुना है कि नहीं सुना है? बॉम्बे हाई में क्या होता है? तो আমরা পড়তাম তো। आप पढ़ते हैं? पढ़ते तो बहुत अच्छा है, बट वहाँ होता क्या है बॉम्बे हाई में? ऑयल। हाँ सर, वेरी गुड। बॉम्बे हाई में एक्चुअली ऑयल मिलता है, मतलब एक्चुअली इंडिया का कुछ दो चार है सर ऑयल फील्ड, उसमें से एक है बॉम्बे हाई फील्ड। दिखाई दे रहा है क्या? अरे कभी अगर आप लोग मुंबई जाते हो, अगर कभी जो लोग मुंबई पहले भी शायद गए होंगे, अगर मैं आपको एक बार बता देता हूँ सर, ये जगह अंदर तो आपको जाने नहीं देगा, अगर किसी का कोई कनेक्शन है वो अलग बात, बहुत कम होता है। ये देखो सर, ये बॉम्बे हाई का पूरा वीडियो दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये बॉम्बे हाई अगर आपको देखना है, मतलब जहाँ पर एक्चुअली इंडिया का ऑयल फील्ड्स है, ठीक है, तो ये इंडियन टेरिटरी के अंदर ही आ जाता है। बट अगर कभी कभी भी आप कहाँ जाते हो सर, बॉम्बे में ना, मुंबई में एक्चुअली, बॉम्बे तो पुराना नाम है, मुंबई में एक एरिया है सर, उसका नाम है आपका क्या बोलते हैं उसको, अरे
एलिफेंटा केव बोल के एक केव है, ठीक है, एलिफेंटा केव बड़ा है, पुराना केव है, अगर कभी विजिट करने का मौका मिलता है ना, समुद्र के अंदर है सर ये एलिफेंटा केव। तो उधर जाते वक्त ना ये बॉम्बे हाई का एरिया बिल्ड नजर आता है, ठीक है, ये देखो सर यहाँ से ये पूरा चालू हुआ ना, ये समुद्र किनारा किनारा होके तो ऐसे अंदर में दिखता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना सर, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के पीछे का कहानी क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के पीछे की कहानी ये है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अगर किसी को कोई ऑयल फील्ड वगैरह मिलता है, ठीक है, कोई माइंस मिल जाता है, तो वो उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर पहला हक होता है। जैसे 200 नॉटिकल माइल के अंदर कुछ है तो वो पहले हक भारत को होगा, कुछ ऐसा इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट माना जाता है, ठीक है। अब देखो सर, डिस्प्यूट लड़ाई तो है ही, ठीक है, वो अलग बात, बट ये कुछ रूल्स माना जाता है, ठीक है सर। ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इंडिया क्या है। तो चलो सर, रेसिडेंशियल स्टेटस पे कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, ऐसे लास्ट क्लास भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था, आज भी कुछ क्वेश्चन करूंगा। प्रिया, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग प्रिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, देखो सर, आज मैं बात करूंगा सर आप लोगों से, ROR पे बात करूंगा, RNOR पे भी बात करूंगा, ठीक है। ROR पे भी बात करूंगा और RNOR पे, मतलब रेसिडेंट, बट कैसा रेसिडेंट? ऐसे भी रेसिडेंट, वैसे भी रेसिडेंट, ऐसे भी रेसिडेंट, वैसे भी रेसिडेंट, ROR। और रेसिडेंट बट ऐसे रेसिडेंट है, बट वैसे रेसिडेंट ना भी हो सकता है, इसको कहते हैं RNOR। सर ये जो ऐसे वैसे बोल रहा हूँ ना, ये कोई किताबी बात नहीं है। हाँ सर, ये ऐसे वैसे तो मेरा बना हुआ है, ठीक है, जो मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, अब आप लोग बस याद रखने के लिए। अच्छा चलो, क्वेश्चन एक लिखे क्या? यस सर, चलो लिखते हैं क्वेश्चन। बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो लग रहा है। कुछ बोलोगे क्या? किसी का अनम्यूट हुआ था। चलो सर, प्रैक्टिस करें थोड़ा क्वेश्चन। लास्ट दिन मैंने कुछ एग्जाम्पल कराया था, मोस्ट प्रॉब्ली 2 एग्जाम्पल कराया था। हाँ सर, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 लिखिएगा, इजी क्वेश्चन देता हूँ। हाँ, एग्जाम्पल 3 रेसिडेंशियल स्टेटस, ओके, ट्राई करें अभी मेरे साथ साथ। रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस पे एग्जाम्पल 3 क्या है? एग्जाम्पल 3 कुछ ऐसा है सर, मिस्टर एक्स। सर ये एक्स हमेशा कहाँ से आ जाता है? सर ये बचपन में आप लोग जब मैथ्स करते थे ना, तब भी एक्स आ जाता था। जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आता था, आप क्या पकड़ते थे? बोलो सर, क्या पकड़ते थे जब भी क्वेश्चन में कुछ मिसिंग फिगर्स होता था? एक्स। ये एक्स है ना सर, ये हीरो है, कोई नहीं है तो फिर एक्स है। तो मिस्टर एक्स अ फॉरेन सिटीजन। ম্যাথসে যদি কোনো ফিগার না জানা থাকে খালি हाँ, তিনটে ভ্যালুই ধরা যায়, আইদার ইট হ্যাজ টু বি 1 অর x অর 100। यस सर, वेरी गुड सर, एक्स 100, तब मैथमेटिशियन बन गया। मिस्टर एक्स ए फॉरेन सिटीजन came to India for 100 days। इजी क्वेश्चन है सर, जवाब सही होना चाहिए। 100 days एवरी ईयर, 100 days एवरी ईयर, हर साल आता है, ठीक है, हर साल आ रहा है, बट कब से? सर हर साल आ रहा है since 2000 कब का कर दिया जाए सर? 2000, एक सेकेंड, एक हिसाब लगा देने दो। अगर 21 में आ रहा है, अगर 21 में आ रहा है तो फिर 14 के 806, 21 के 813, मतलब आप कर दो सर सिंस 1314, ठीक है, सिंस 1314, ओके। Citizen came to India for 100 days every year since 1314, and now calculate residential status, calculate residential status of Mr. X for previous year 2021,
ओके 2021 क्वेश्चन यही है सर। आपको प्रीवियस ईयर 2021 के हिसाब से बताना है कि वो इंडिया का रेसिडेंट है या नहीं। जो फॉरेन सिटीजन है, फॉरेन सिटीजन कहाँ चला गया, मिस्टर एक्स अ फॉरेन सिटीजन केम टू इंडिया फॉर 100 days every year since 2013-14 calculate residential status of Mr. X for previous year 2021। असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, असेसमेंट ईयर हो जाएगा 21 22, है ना सर, 21 22 हो जाएगा असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर 21-22 के हिसाब से प्रीवियस ईयर हो जाता है 2021। या फिर अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ ले कि भाई असेसमेंट ईयर है 22-23 और प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा 21-22, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया। ठीक है, बस आपको कैलकुलेट करके बताना है कि ये मिस्टर एक्स इंडिया का रेसिडेंट है या नहीं है। रेसिडेंट है क्योंकि एवरी ईयर आ रहा है। एवरी ईयर आ रहा है इसलिए रेसिडेंट हो जाएगा। Yes. कौन हाँ 182 days. 60 days, No. 60 हाँ? days और 3 more than 60 days हो रहा है मोर देन 60 डेज हो रहा है during the और previous year। और तो और बाकी सारे प्रीवियस तुम्हारे 365 से बेशी 365 से ज्यादा हो रहा है। अच्छा, दैट मीन्स आप लोग बोल रहे हो कि मैं बताता हूँ समरी, सभी का आंसर मुझे समझ में आ गया। मैं बस इतना पूछना चाहूंगा कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में दो कंडीशन है, एक कंडीशन ए है, एक कंडीशन बी है। आप मुझे ये बताओ कि ए कंडीशन में 182 डेज का प्रोविजंस के बारे में कहा गया है कि वो प्रीवियस ईयर में 182 दिन है या नहीं, मतलब दैट इज 2021 में। और कंडीशन बी में 60 डेज एंड 365 days in 4 previous year, in 4 preceding previous year, immediately preceding, बात को ध्यान रखिएगा, कोई भी preceding नहीं, immediately preceding, 4 immediately preceding previous year। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि इन दोनों में से क्या दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गया या फिर कोई एक फुलफिल हुआ है? एक हुआ है। कौन सा? बी। अच्छा, सभी क्या सब एग्री हो क्या? सब किसी को लगता है कि नहीं सर बी कंडीशन नहीं हुआ है? हाँ, अर्पिता, नंदिनी, दीक्षा, ज्योति, बोलो सा, किसी को ऐसा लगता है कि कंडीशन बी फुलफिल नहीं हुआ है? না দাদা বিটাই তো হয়েছে। कंडीशन बी ही फुलफिल हुआ है। ओके चलो चलो देखते हैं कि ये तो मैं बस ऐसे रफली लिखा, आपको जवाब कैसे देना है, मतलब जब भी क्वेश्चन ऐसा हो तो आपका ओवरऑल प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ, ये फिर आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था। हाँ सर, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मैं बताने के लिए। अब आपको मैं प्रोविजन के साथ इसको लिखाऊंगा कि आपको कैसे इसको लिखना है। मैं बार बार प्रोविजन नहीं लिखूंगा, बट कभी कभी लिख दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आता जाए। एमसीक्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में आप इजीली कर सकते हो, बट जब भी सब्जेक्टिव सवाल हो तो फिर आपको लिखना पड़ेगा। तो ऐसे करना पड़ता है सर। पहले कैलकुलेटिव पार्ट कर लेते हैं सर। आपके लिए आपका जो कैलकुलेटिव ईयर है, मतलब आपका असेसमेंट ईयर का असेसमेंट सॉरी प्रीवियस ईयर क्या है आपका, किस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का हिसाब आपको चाहिए? 2021। वेरी गुड सर। 2020 एंड 2021 ये जो टाइम पीरियड है, मतलब ये टाइम पीरियड मतलब 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021, दिस इज द पीरियड जिस पीरियड का रेसिडेंशियल स्टेटस आप कैलकुलेट करना चाहते हो। तो आपको देखना है कि ये प्रीवियस ईयर 2021 में क्या है और इसका पिछला 4 साल, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर 1920, प्रीवियस ईयर 1819, previous year 1718 and previous year 1617। this should be your presentation concept। okay, ऐसे आपको प्रेजेंटेशन करना है, बिकॉज आपको समझाना होगा टीचर्स को, स्टूडेंट को, किसी को आप पढ़ा रहे हो शायद। ठीक है, तो अगर आप किसी को टैक्स सिखा रहे हो तो फिर आप उसको कैसे बताओगे, तो आप कुछ ऐसे बताना होगा। या फिर आपके क्लाइंट को कैसे समझाओगे, ठीक है, आप अपने क्लाइंट को कैसे समझाओगे। तो फिर प्रीवियस ईयर 2021 में वो भारत में कितना दिन रहा है सर, ये बताओ आप। 100 days। 100 days है ना, देखो, क्योंकि मिस्टर एक्स फॉरेन सिटीजन केम टू इंडिया फॉर 100 days एवरी ईयर सिंस 13-14 से आ रहा है, और वो अभी भी 2021 में भी आया है, तो फिर इसमें भी 100 days, इसमें भी 19-20 में भी 100 days। और पिता
है ना सर? 1920 में भी 100 डेज, 1890 में भी 19 में भी 100 डेज एंड 1718 में भी 100 डेज, क्योंकि वो हर साल 100 डेज करके इंडिया में आता है। तो अगर हर साल कोई इंडिया में 100 करके आ रहा है, तो फिर ये तो आपको समझ में आ ही रहा है कि अल्टीमेटली आपका पहला प्रोविजन तो सॉल्व नहीं हो रहा है। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का जो फर्स्ट प्रोविजन है दैट इज 182 डेज वाला प्रोविजन, 182 दिन वाला जो प्रोविजन है वो तो फुलफिल नहीं कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर 182 का कोई बात है ही नहीं। बट सेकेंड कंडीशन में जो 60 डेज वाला कॉन्सेप्ट था, वो एक तो चांस दिख रहा है, जैसे कि 2021 में 100 डेज, दैट मीन्स 60 की जगह 100 है, मतलब ओके, क्योंकि एटलीस्ट 60 है ना, एटलीस्ट 60 दिन, उसके जगह 100 हो गया। और पिछला 4 साल में, पिछला 4 प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस 4 प्रीवियस ईयर में, प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में, 4 प्रीवियस ईयर में होना चाहिए था 365 डेज, वहां पर आपका कितना हो गया? 400 दिन सर। हाँ 400 डेज, मतलब एकदम सर चुपचाप आंख बंद करके रेसिडेंट तो ये बन रहा है। अब आपका जवाब कैसे होगा? आपका जवाब होगा सर ऐसा, एज पर सेक्शन, आपको ऐसे ही लिखना पड़ता है सर प्रेजेंटेशन वाइज, एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, टैक्स लॉ है ना सर, तो टैक्स लॉ का प्रेजेंटेशन प्रोविजन वाइज होता है। तो एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, एन इंडिविजुअल, ये आपको ना रट लेना चाहिए पढ़ते पढ़ते, एन इंडिविजुअल इज ट्रीटेड as resident in India if he or she satisfy any one condition out of 2, है ना सर, out of 2, that is physically, प्रोविजन क्या है? फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया, इंडिया में आपको फिजिकली मतलब अपने पूरा बॉडी के साथ रहना पड़ेगा, ठीक है, आपका आत्मा को भेजने से नहीं होगा कि नहीं, ऐसा बोलते हैं ना, मैं यहाँ हूँ पर मेरा आत्मा आपके पास है, इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, मतलब मैं यहाँ हूँ पर दिल तुम्हारे पास है, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, तो इसीलिए बोलते हैं सर फिजिकली, आप समझ रहे हो सर, फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया। सर आप क्या क्या जोड़ देते हो, फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया at least 182 days during previous year, okay? And second thing, और एक कंडीशन क्या है आप लोग जानते हो, कौन बताएगा मुझे? शुभश्री, क्या है सेकेंड कंडीशन, बोलो। सर प्रेजेंट ईयर में 60 डेज, प्रेजेंट इन इंडिया इन 60 डेज, वेरी गुड सर। और फॉर प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर में 365 टोटल। थैंक यू सर, प्रेजेंट इन इंडिया 60 डेज and 365 days in immediately preceding 4 previous year, ओके? इन दोनों में से आप में आपका कौन सा कंडीशन फुलफिल हुआ इन दिस केस? तो अभी आपका क्या जवाब होगा इन दिस केस? अभी आप क्या बोलोगे इन दिस केस, मतलब हमारे इस केस में क्या लिखोगे? जस्ट लिखना इन द गिवन प्रॉब्लम या फिर इन दिस केस, ऐसे अलग अलग लैंग्वेज लिखा जाता है। इन द गिवन प्रॉब्लम, in the given problem, Mr. X satisfy second condition, या फिर कंडीशन बी बोल के भी बोल सकते हो, सेकेंड कंडीशन ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। सो मिस्टर एक्स इज अ resident in India for previous year, क्या होगा रे? हाँ सर, प्रीवियस ईयर
2021. 2021 ओके। तो ये रहा आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट, मतलब आपको इस तरह से लिखना चाहिए, आपको इस तरह से लिखना चाहिए जवाब कि रेसिडेंट है या नहीं है, ओवरऑल प्रूफ करना। ठीक है, ये सब थ्योरम है। बचपन में आप लोग वो मैथ्स में करते थे ना, हम लोग उसको क्या बोलते थे, बंगाली में बोलते थे उपपाद्य या फिर थ्योरम बोलते थे। जिसे प्रूफ करना होता है ना कि a इक्वल्स टू बी है, b इक्वल्स टू c है, तो फिर c इक्वल्स टू d होगा, ये ट्राइंगल है, इसका साइड में मैच कर रहा है, उसका साइड में मैच कर रहा है, तो फिर ये भी मैच कर रहा है या फिर नॉट मैच कर रहा है, जो भी हो, यू हैव टू प्रूव इट। तो ये भी लॉजिक के साथ आपको प्रूव करना पड़ेगा एज विद द प्रोविजंस। तो ये रहा आपका सिंपल सा सवाल। लेकिन अगर आपको अब तक ये कंप्लीट नहीं हुआ, दिस इज नॉट अ कंप्लीट, बिकॉज यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ रेसिडेंट पूछा था। कंप्लीट तो ये क्वेश्चन हो गया, बट क्वेश्चन में आपको और भी चीज पूछ लेता है कि जैसे आपने रेसिडेंट फाइंड आउट कर लिया ना, फिर नेक्स्ट सवाल होता है सर कि वो कैसा रेसिडेंट है, आरओआर है कि आर नॉर है। मैं समझाऊंगा, आज तो चर्चा करना ही है मुझे आरओआर और आर नॉर पे, बट बिफोर दैट रेसिडेंट का और कुछ कैलकुलेशन करेंगे सर, करेंगे, रुको, आरओआर आर नॉर भी करेंगे, बट बिफोर दैट और कुछ कैलकुलेशंस। तो चलो सर, एग्जाम्पल 4। अरे सबको समझ आ रहा है, बोलिएगा सर कि क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा है, यस और नो? हाँ सर। ओके सर। एग्जाम्पल 4 अच्छे से सुनना, अच्छे से लिखना, ठीक है, बिकॉज ये थोड़ा सा दिमाग खाने वाला क्वेश्चन जा रहा है, मतलब आपको तंग करेगा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बट आपको तंग करेगा। जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना रेसिडेंट का, मोटा मोटी समझ सकते हो कि रेसिडेंशियल स्टेटस का कितना भी थोड़ा घुमा के सवाल करे, आपको दिक्कत कम करेगा, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। मतलब थोड़ा सा लेवल अप है, बहुत ज्यादा नहीं, पर थोड़ा लेवल अप। मिस्टर एक्स, a foreign citizen, ऐसे इस तरह का क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी किए हैं। मिस्टर एक्स, a foreign citizen came to India for the first time। चलो बढ़िया है, फर्स्ट टाइम आ रहा है, स्वागत करते हैं, वेलकम, वेलकम टू इंडिया। मिस्टर एक्स, a foreign citizen came to India for the first time, that means welcome to India, as on 14th of February 2016। कब आया सर? तो 2016 में आया, 14th ऑफ फरवरी 2016 में उसको इंडिया में पधारने का मौका मिला, ठीक है। एंड फिर पधारा तो फिर रह गया कितना दिन तक इंडिया में जो भी आता है ना रह जाता है। ये इंडिया का मतलब जो आज तक जो भी फॉरेनर आया है, मतलब स्पेशली इससे पहले का कहानी तो सभी को पता है, इतिहास ब्रिटिश का कहानी किसको नहीं पता, यूरोपियंस का कहानी, जो भी आया है रह गया है एंड स्टे हियर। अनलिमिटेड नहीं सर, आजकल ना रहने नहीं देता, भगा देते हैं, स्टे हियर टिल, नहीं तो ना टैक्स का इतना बड़ा प्रेशर क्रिएट करते हैं कि वो खुद छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा एक खबर है आप लोगों के पास, ये फोर्ड मोटर्स इंडिया से चला जा रहा है, जानते हो सर आप लोग? Yes, sir. फोर्ड मोटर चला जा रहा है, उससे पहले एमजी चला गया, मतलब सॉरी जीएम जनरल मोटर चला गया, अब फोर्ड मोटर जा रहा है, अब वोक्सवैगन मर्सिडीज का। सर। हाँ सर, इंडियन मार्केट में प्रॉफिट नहीं हो रहा है सर उन लोगों को, इनको इंडिया के हिसाब से गाड़ी बनाना नहीं आता। इंडिया में सर सबसे ज़्यादा गाड़ी बिकता है 5 लाख 6 लाख वाला गाड़ी बिकता है, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 10 लाख वाला गाड़ी बिकता है। और ये जो फॉरेन कंपनीज है ना, लाइक फोर्ड, जनरल मोटर, ठीक है, फिर आपका इनका मेन प्रॉब्लम यही है, इवन वोक्सवैगन भी प्रॉब्लम में आ गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी है। इन लोगों का प्रॉब्लम है कि इनको ना ये 5 लाख 6 लाख में गाड़ी बनाना नहीं आता, ये इनको आता ही नहीं, ये टेक्निक क्या है कि 5 लाख 6 लाख में गाड़ी कैसे बन सकता है, मैक्सिमम 10 लाख तक। ये मार्केट पकड़ना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बिकॉज एक तो जापान का टेक्नोलॉजी थोड़ा है, उनको पता है, काफी दिनों से इंडिया में काम करता है, लाइक हुंडई, ठीक है, मारुति सुजुकी, टाटा, इनके साथ कॉम्पीट करना, साथ में महिंद्रा भी है, कॉम्पीट करने में मुश्किल हो रहा है ओवरऑल मार्केट में। लग्जरी सेगमेंट में 2-3 तो है ही, टोयोटा है लग्जरी में, आपका मर्सिडीज बेंज है, वो अभी भी अच्छा चल रहा है, मर्सिडीज बेंज तो और यूनिट बढ़ाने का बात बोला है।
सर आजकल मैं भी ना थोड़ा गाड़ी का खबर रख रहा हूँ। ऐसे देखो मेरे को गाड़ी का उतना शौक नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट एनालिसिस करने के लिए ना कभी कभी मैं थोड़ा खोज खबर कर लेता हूँ, और कोई रीजन नहीं था मेरा। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े। हाँ सर, मिस्टर एक्स, अ फॉरेन सिटीजन, केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम एज ऑन 14 Feb 2016 एंड स्टे हियर टिल, कब तक सर? 2 मई तक रह गया, 2 मई 2016। ओके अच्छा, ही अगेन फिर से आया, अरे भाई फिर से आ गया। ही अगेन केम बैक टू इंडिया as on, he again came back to India as on, कब आ रहा है सर? 22nd of December, 22nd December 2017, फिर से 2017 में पधारे सर, एंड स्टे हियर। सर आप लोग पधारना समझते हो ना, पधारो मारे देश, ये राजस्थानी गाना है बहुत फेमस। 22nd December 2017 and stay here till, कब तक है? जब तक है जहाँ, नहीं कब तक रहेगा? स्टे हियर टिल 15 February। चलो सर डेट थोड़ा सही करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 15th February 2018। अच्छा 15th February 2018, ठीक है। उसके बाद चला गया, स्टे किया, मतलब उसके बाद फिर से चला गया। ही अगेन केम बैक, अरे फिर से आ गया। ही अगेन केम बैक टू इंडिया he again came back to India as on 4th January 2018 के बाद 19, 18 के बाद 19, ठीक है, 4th January 2019 and stay here till कब तक है? stay here 20, एक सेकेंड सर, 4th Jan 2019 हो गया ना, stay here till कर दो सर 25th of July 2019, ठीक है, उसी साल में। ही अगेन केम बैक, अरे बाप रे बाप सर क्या चल रहा है? ही अगेन केम बैक। দাদা কোয়েশ্চেনে লোকটাকে এগেইন কেম ব্যাক, সেটা তো ঠিক আছে, করোনা আসার আগে পাঠিয়ে দিও, নইলে কিন্তু আটকে যাবে লকডাউনে ইন্ডিয়াতে। नहीं ये कोरोना आएगा जाएगा, बट इनका भी आना जाना चलेगा। अगेन केम बैक टू इंडिया एज ऑन 16th of January। तुम लोगों को तो बस धंधा चाहिए कि आना जाना बंद कर दे और हम लोग का हिसाब करना कम हो जाए, मेहनत कम हो जाए। 16th of January 2020, ओके एंड स्टे हियर, कितना दिन है? स्टे हियर टिल 2nd August 2020, बस और नहीं आना जाना कराएंगे सर। ক্যালকুলেট, এই লাস্ট বার যে 2nd অগস্ট অব্দি থাকলো, ও বেচারা থাকতে চায়নি, করোনাতে আটকে গেছিল এখানে লকডাউনে। अच्छा ठीक है, तू तो अंतर्यामी है, मैं समझ गया। कैलकुलेट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स फॉर प्रीवियस ईयर 2021, ठीक है। ये रहा सवाल। ये क्वेश्चन लिखाते लिखाते मेरे को एक गाना याद आ गया, ये मिस्टर एक्स का आना जाना देख के। एक आजकल एक गाना बहुत ट्रेंडिंग है, थोड़ा स्पिरिचुअल सॉन्ग्स है, ये अपना कैलाश खेर का बहुत फेमस है, अनादि अनंत बोल के गाना है। अगर किसी ने नहीं सुना तो जरूर सुनना सर। तो उस गाने में एक लाइन है
बोलता है कि ये आना ये जाना ये लगाना है फेरा, ठीक है। तो मुझे वो वाला लाइन याद आ गया, ये आना जाना और लगाना है फेरा। बहुत सुंदर गाना है, कभी अगर हो सके तो सुन लेना आप लोग भी, मजा आएगा। जो भी हो, एक्चुअली वो लाइफ का कुछ सच्चाई बताया है गाने के अंदर। ठीक है सर, स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान सुबह सुबह मत दो, सम्स कराओ। अच्छा, आप लोगों ने लिख लिया क्या? अरे लिख लिया? किसी का Yes, sir. बाकी है? बाकी है क्या किसी का लिखना? ओके सर, तो आना जाना और लगाना है फेरा। तो अभी आना जाना लगाना के चक्कर में रेसिडेंशियल स्टेटस तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना सर। सर क्वेश्चन इतना बड़ा देख के या फिर आना जाना देख के घबराने का कोई जरूरत नहीं है। क्यों घबराने का क्यों जरूरत नहीं है? आप बोल दिया इसलिए नहीं सर। सर आप लोगों को मैंने प्रीवियस डे मतलब लास्ट वीक एक क्वेश्चन कराया था, आपको वही टेक्निक यूज करना है। मैं एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ, लास्ट वीक जैसे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था। मोस्ट प्रॉब्ली एग्जाम्पल 2, ये देखो सर, वो है सोल्यूशन। एग्जाम्पल 2 में भी ना आप लोगों को मैंने इस तरह का प्रेजेंटेशन करना सिखाया था। आपको सबसे पहले ना एक माइंड मैप ड्रॉ कर लेना चाहिए। ये देखो सर कि कौन सा प्रीवियस ईयर में कौन सा डेट में आ रहा है, उसके बेसिस में प्रीवियस ईयर का हिसाब क्या है। आप बात समझ रहे हो सर कि किस प्रीवियस ईयर में आ रहा है और उस प्रीवियस ईयर कौन सा, वो डेट कौन सा प्रीवियस ईयर के अंदर आता है। अगर आप माइंड मैप एक बार पुट कर लोगे ना, उसके बाद आपको ऐसा एक टेबल बना लेना है। और ये टेबल में आप उस तरह से करो जैसे कि वो उसका मतलब जैसे लास्ट जो कैलकुलेटिव ईयर है वो सबसे ऊपर रखो और जो बाकी उसके पीछे का 4 साल जो है वो नीचे मतलब वर्टिकली पुट कर दो। और फिर आपको मैंने बताया था कि जब से आया है तब से कैलकुलेट करना चालू करो। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे, चाहे कितना भी लंबा आना जाना हो, फर्क नहीं पड़ेगा सर। कितना भी लंबा आना जाना हो, कोरोना के कारण रुक गया हो, फर्क नहीं पड़ता। आपको कैलकुलेट करके बताना होगा, ठीक है, कि भाई वो इंडिया का रेसिडेंट है या नहीं है 2021 में। बोलो सर, करोगे? हाँ सर, अरे ट्राई करोगे कि नहीं? হ্যাঁ দাদা করবো। ओके चलो सर, चलो सर ट्राई करो, मैं भी कर रहा हूँ। तो माइंड मैप बनाना है, सबसे पहले काम क्या है सर? सबसे पहले, अच्छा प्रोविजंस में और नहीं लिख रहा हूँ। हाँ सर, प्रोविजंस वही है, वही जो लिख लिख के आप लोग थक गए होते हो हमेशा। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के हिसाब से 182 डेज, 360 डेज एंड 365 डेज एक बार लिख लेना सर। हाँ, तो एक काम करना, जैसे मैं सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, सोल्यूशन जो होगा, सोल्यूशन में आपको सबसे पहले क्या देना है? सबसे पहले देना है प्रोविजन, ठीक है। सोल्यूशन में सबसे पहले देना है प्रोविजन। सेकेंड स्टेज में आता है आपका कैलकुलेशन। तो प्रोविजन पहले लिखिएगा, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। मैं फिर से उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी आप करते होंगे तो आप प्लीज प्रोविजंस को पुट कर दीजिएगा। सेकेंड पार्ट दैट इज कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे सर? कैलकुलेशन के लिए माइंड मैप बना लेंगे। और ये माइंड मैप क्या है? बस आना जाना का जो चक्कर है ना, वो चक्कर को एक बार दिमाग में बिठा लेना। चलो सर, सबसे पहले आप लोग मुझे हेल्प करोगे कोई? सर प्रीवियस ईयर, सबसे पहले कौन सा प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में आ रहा है? 14 फरवरी 2016। हाँ सर, হ্যাঁ দাদা। 14 फरवरी। 13-14 कहाँ से आ गया? 15-16 14 फरवरी 2016 ना? हाँ, 14 फरवरी 2016 को वो फर्स्ट टाइम इंडिया में आ रहा है। तो मेरा आप लोगों से सवाल यही है, ये जो 14 फरवरी 2016 है, ये 2016 कौन सा प्रीवियस ईयर का पार्ट है? 15-16? এই যে লাস্ট একদম ওই যে 4 ইয়ার্স এর যে লাস্টে ওটা। वो छोड़ो, वो 4 ईयर का लास्ट छोड़ो, वो सब। मैं आपको पूछा सिंपल कि ये 14 फरवरी 2016 किस प्रीवियस ईयर का पार्ट है? 15-16। दिस शुड बी योर आंसर। आपका ये 14 फरवरी 2016 कौन सा प्रीवियस ईयर का पार्ट है? देखो सर, कोई भी प्रीवियस ईयर, अब आपके मन में सवाल आ सकता है सर कैसे पता करें? सर ये तो आप लोग जानते हो ना, कोई भी प्रीवियस स्टार्ट होता है 1/4/2000। जैसे इसका अगर मैं बात करूं 1/4/15 से लेके 31 मार्च 16। ओके, अर्पिता देख एक बार, अगर तेरे को डाउट लग रहा है तो। अर्पिता, नंदिनी, सभी को बोल रहा हूँ, 1/4/2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक ये जो डेट है, इस डेट के अंदर ये 14 फरवरी आ जाता है कि नहीं आता?
1 अप्रैल 15 से लेके 31 मार्च 16 के अंदर क्या 14 फरवरी 16 आता है? यस और नो? यस सर। यस ना? तो आपको यही देखना है हमेशा whenever you want to calculate previous year या असेसमेंट ईयर कि भाई कौन सा डेट किस प्रीवियस ईयर का पार्ट है, कौन सा डेट किस असेसमेंट ईयर का पार्ट है। तो आपको बस एक ही चीज का कैलकुलेशन करना है, बस आपको देखना है मेन बेसिक्स कॉन्सेप्ट 1/4/15 से लेके मतलब 1/4 ऑफ एनी ईयर टू 31 मार्च ऑफ एनी ईयर। अगर इसके अंदर डेट पड़ जाए तो वो उसी प्रीवियस ईयर या फिर असेसमेंट ईयर का पार्ट बन जाएगा। तो ये रहा आपका कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट, ठीक है, मतलब जिसके ऊपर बेस करके आपका माइंड मैप सही बनेगा। तो चलो सर, तो ये आपका पहला हो गया। सर दूसरा, अब आपको देखो सर, ये आया लेकिन रहा कुछ दिन और फिर गया, आया फिर कुछ दिन इंडिया में रहा, कब जा रहा है सर? फिर से चला तो गया और फिर से वापस आया। अच्छा, ये 14 फरवरी से कितना दिन रहा था सर? 14 फरवरी से stay here till 2nd May 2016, stay here till 2nd May 2016। तो आप यहाँ पर एक काम कर दो, 2nd May 2016 लिख दो, ठीक है। उसके बाद वो फिर से चला जा रहा है ना सर, क्योंकि 2nd May 16 को चला गया, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है कौन से प्रीवियस ईयर में? बोलो सर। आ रहा है सर 22 दिसंबर 2017 और इंडिया में स्टे कर रहा है 15 फरवरी 2018। सही बोला क्या मैंने? हाँ सर, 15 फरवरी 2018। तो बोलो सर, ये जो इनका आना जाना लगा है, तो ये इसका हिसाब बताओ। 22 दिसंबर 2017 किस प्रीवियस ईयर का पार्ट है? बोलो सर। 17-18। थैंक यू सर, 17 17 है ना। अच्छा, फिर वो इंडिया में स्टे कर रहा है 15 फरवरी 18 तक। आपको ये भी डेटा चाहिए, ये कौन सा डेट के अंदर आता है, मतलब कौन सा प्रीवियस ईयर का पार्ट है? 15 फरवरी 18 17-18। दिस इज ऑल्सो 17-18। थैंक यू सर, हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है। ये भी 17-18 है, ओके। नेक्स्ट, फिर वो इंडिया आ रहा है, ये चला गया इंडिया से, ठीक है, कम एंड गो चल रहा है। नेक्स्ट कब आया बोलो? 4 जनवरी 19 को, ओके। 4 जनवरी 19, प्रीवियस ईयर बोलो। 18-19। 18-19 क्या सही बोला सर? 18-19 होगा? यस सर, 18-19 ही तो मुझे भी लग रहा है। यस सर। ओके, 4 जनवरी 19 से लेके कब तक इंडिया में रहा? 26 जुलाई 2019। 20 जुलाई हाँ, 25 है दादा। ओके, तो 25 जुलाई 2019 तक। ये किस साल में आ रहा है सर? दिस इज 18-19 बट दिस इज 19-20। ओके सर, दिस वन 18-19 है बट दिस वन 19-20 है। उसके बाद फिर यहाँ पर चला जा रहा है, फिर से इंडिया आ रहा है, फिर से इंडिया आया 16 जनवरी 2020। 16 जनवरी 2020 को इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? 1920। और फिर इंडिया में कितना दिन रह रहा है सर? 2 अगस्त 2020 तक। ये 2021 दिखाई दे रहा है सर पूरा का पूरा इसका घन चक्कर, कब आया और कब गया का घन चक्कर। हाँ सर, ये देखो सर, यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ इसका, यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ, फिर चला गया, फिर आया, ठीक है, फिर यहाँ तक, फिर आया, फिर यहाँ तक रहा, फिर आया, फिर चला गया, नहीं फिर रह गया, फिर इतना दिन तक रहा। ये जो इसका आने जाने का लगा है ना सर, आपको इसके हिसाब से पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना है। ये आना और जाना आपको आइडेंटिफाई करके ही रेसिडेंशियल स्टेटस देखना होगा। दिस इज द राइट वे टू कैलकुलेट, ओके।
अब इसको क्या करना है, बड़ा सिंपल वे से अभी का काम हो जाएगा सर। अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ये आपको मैं पहले भी बता के रखा, तो आपको बस क्या करना है, ज्यादा कुछ दादा नहीं कर। हाँ बोलो। मिस्टर एक रेसिडेंट रेसिडेंट होगा, है। ओके सर दादा वो एक मिनट। रेसिडेंट है। वेरी गुड सर, अगर आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया बहुत अच्छा, बट मैं तो अभी तक कर नहीं पाया, तो 2 मिनट वेट कर जाओ, अभी पहुंच जाते हैं आप लोगों के पास। सब इंटेलिजेंट बच्चे लोगों के साथ मुझे भी पहुंचना है। अच्छा देखो सर, तो कैलकुलेशंस करना है, कैसे करें सर? प्रीवियस ईयर आपको क्या चाहिए, 2021 चाहिए है ना, क्यों नहीं 2021, बट इससे पहले का 4 साल का हिसाब भी आपको जरूरत पड़ सकता है, इसलिए आप इसके नीचे नीचे जस्ट पुट कर दो 2021 के नीचे 4 साल, मतलब इसका पिछला 4 साल, जस्ट 1920 1920 और 1819 ओके 1718 ओके 1617 16 17 बस, और ज़रूरी नहीं है आपके लिए, है ना, और ज़रूरी नहीं है आपके लिए। तो अभी आपको बस यही देखना है कि 16-17 से लेके अगर मानो कि कोई इससे पहले भी इंडिया में आ रहा है, फिर भी ये आपके लिए रिलेवेंट है। मतलब अगर 16-17 से पहले अगर कोई 15-16 में भी एंट्री ले रहा है, बट आपके लिए रिलेवेंट है, बिकॉज आपको ना बस रेसिडेंट फाइंड आउट करना है, तो आपको पिछला 4 साल का हिसाब चाहिए। दैट इज वाई आपको 4 साल तक की लिख लेना चाहिए, इससे ज्यादा अगर है पुट कर सकते हो, बट जरूरी नहीं होता, बिकॉज कैलकुलेशन पर्पज में जरूरी नहीं है। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो सर कि वो जो फर्स्ट टाइम आ रहा है दैट इज कौन सा ईयर, 16-17, उसका पहला आना 16-17, 16-17 में वो आ रहा है कब, फरवरी को, 14 फेब 2016, नहीं 15-16 में आया है सर, 15-16 में आया है। तो 15-16 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सर, तो क्या इसके बारे में कुछ करना जरूरी है? 15-16 के बारे में, 15-16 के बारे में कुछ करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वो मेरा 4 साल के बियॉन्ड जा रहा है। आप बात समझ रहे हो कि नहीं? 15-16 में वो आ जरूर रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आना जाना कर सकता है, बट फ्रॉम रेजिडेंशियल स्टेटस परस्पेक्टिव 15-16 का डेटा आपके लिए इरेलीवेंट है सर। क्यों? बिकॉज आपको तो पिछला 4 साल का ही डेटा चाहिए, आपको तो पिछला 4 साल, आपको प्रीवियस 4 ईयर्स चाहिए। तो उससे पहले वो आया कि गया, क्या फर्क पड़ता है आपके लिए? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए 15-16 इज इररिलेवेंट फॉर यू, मैंने लिखा इसलिए था जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो आप 16-17 से मुझे बताइएगा कि 16-17 से उसका क्या कंडीशंस रहा है, 16-17 में उसका क्या कंडीशंस रहा है, कि 16-17 में वो कितना दिन इंडिया में रहा है, बोलो सर। सेकंड में অবধি ছিল। सर ये चाहिए, मैं यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया, ये 16-17 है ना सर, तो 16-17 में वो कितना दिन, 15-16 में वो आ गया, इसके बाद मई तक था, तो मई मतलब ये स्टार्ट कब हुआ था ये पर्टिकुलर ईयर, अप्रैल 1 अप्रैल 16 से लेके 31 मार्च 17 तक, है ना, ये एक्चुअली इसका ईयर है। तो आपको बस कैलकुलेट करना है अप्रैल और मई, है ना सर? है दादा। आपको अप्रैल और मई चाहिए। अच्छा मैंने यहाँ पर ये भी पुट नहीं किया, पुट कर देते हैं सर एक बार पुट। आपको चाहिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, एंड टोटल का एक कॉलम होना चाहिए। तो जस्ट आप लोग बताओगे मुझे अप्रैल में वो कितना दिन रहा है? 30 days। 30 डेज, वेरी गुड सर, बिकॉज वो मई में गया है तो अप्रैल पूरा रह रहा है सर, तो अप्रैल में 30 दिन, मई में 2 दिन। 2 days। ये सबको समझ में आ रहा है? आंसर तो मुझे मिल रहा है, सही आंसर दे मिल रहा है मुझे, बट मैं सभी को पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को समझ में आया कि क्यों 2 दिन? बिकॉज सर वो मई महीने में मतलब वो एक्चुअली तो कंटिन्यूएशन में है 15-16 से, तो 15-16 से कंटिन्यूएशन में है, तो 16-17 का जो अप्रैल है उसमें तो पूरा का पूरा 30 डेज, अप्रैल इज 30 डेज का होता है, और मई में वो 2 तारीख को चला जा रहा है, और जिस दिन आता है और जिस दिन जाता है वो दोनों दिन काउंट होता है, ये जो 2 तारीख को जा रहा है ये भी काउंट होना चाहिए। तो मई महीने में उसका 2 दिन इंडिया में रहना हो जाता है। तो ये रहा उसका अप्रैल और मई। बट सर इन 16-17 में और कोई डेज
हाँ सर, ना नो दादा। सर, नो सर, थैंक यू, No, sir. थैंक यू सर। नेक्स्ट 17-18 में, अभी आपको बताना सर 17-18 में कब आ रहा है फिर वो? जनवरी दिसंबर। दिसंबर में आया है। जनवरी कहाँ? दिसंबर 22 दिसंबर को आया है ना सर? तो दिसंबर में कितना दिन होगा फिर? दिसंबर का हिसाब बताओ। 10 days 10 डेज। जनवरी में? 31 फरवरी में? 15 15 मार्च में? হবে না बिकॉज 15 হবে না। फरवरी को চলে 15 যাচ্ছে फरवरी को चला जा रहा है। वेरी गुड सर, तो मार्च छोड़ दो। अच्छा, फिर 18-19 बताओ। জানুয়ারিতে जनवरी? হ্যাঁ ओके, जनवरी। जनवरी में कितना दिन? 27 days 28। ठीक से बोलो। 28 27 या 28? 28 मुझे एक आंसर 27 मिल रहा है, एक आंसर 28 मिल रहा है, कौन सही है? Sir, 28. 28 सा? यस 28, मुझे भी 28 ही सही लग रहा है। 28 दिन, ओके 28 डेज। उसके बाद फरवरी? 29 फरवरी 29 2018 लीप ईयर था क्या? হ্যাঁ हाँ सर। না 18 19 আর কোথায় লিখি? फिर तो फिर फरवरी 29 क्यों होगा? 28 হবে ওটা। जन 28 ये फरवरी कितना दिन का होगा बोलो सर? 28 होगा कि 29 होगा? 18-19 का है। 28 होगा 28 होगा। रोशनी गलत बोला। 28 मार्च 31 फिर से 19-20 में आ जाओ। अप्रैल में है क्या वो? হ্যাঁ कितना दिन? 30 days 30 अभी तो है वो। अप्रैल में भी है, मई में 31, जून में 30 30, जुलाई में 25 25 जुलाई को चला जा रहा है। बाकी दिन में वो नहीं है, बाकी कोई भी मंथ में नहीं है 19-20 का। फिर आ जाओ 20, नहीं फिर से आया, फिर से 19-20 में आया। 16 जन को এবার आया, तो 16 जन को आया तो फिर जनवरी में कितना दिन होगा? 15 days नहीं, ठीक 6 से days आने का दिन और जाने का दिन ऐड करते हैं, ये सिली मिस्टेक ना करो सर। ভুল করে হয়ে গেছে। आने का दिन और जाने का दिन ऐड होता है, जिस दिन आता है और जिस दिन जाता है वो दोनों दिन ऐड होता है। मतलब कहने का मतलब है जनवरी 31 डेज का है, 16 जैन को आ रहा है, तो 31 से 16 को लेस करोगे तो कितना हो जाएगा? 15। लेकिन सर जिस दिन आया है ना वो दिन ऐड करना चाहिए, तो 15 + 1 कितना हो गया? 16। बात समझ में आ रहा है सर? जनवरी 31 डेज का है, 16 जनवरी को आ रहे हैं सर, तो 31 से 16 को लेस करो तो 15 होता है, बट आने का दिन और जाने का दिन एडिशन हो जाता है, तो जिस दिन आया वो दिन ऐड हो गया, तो मतलब वो 16 जनवरी का जो डेट है वो डेट आपका ऐड हो जाएगा, दैट्स वाई 16। क्लियर है ना सर? ओके, ये मिस्टेक नहीं करना है सर, ठीक है, ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। अच्छा, फरवरी में क्या होगा? 29 29 लीप ईयर गिर गया, हाँ ओके। मार्च का 31 ओके। 2021 में कितना दिन? अप्रैल में अभी है 30 वो 30, 30 फिर मई 31 31 जून 30 30 जुलाई 2 31 जुलाई 2 হ্যাঁ 31 সেকেন্ড হবে अगस्त में तो जा रहा है वो, 2 হবে अगस्त में 2 होगा। হ্যাঁ ओके, अगस्त में 2 होगा, बस बाकी सब में डैश कर दो। हाँ सर, बाकी सब में कुछ है नहीं। अभी आपका काम बड़ा आसान हो गया सर। आप पहले करंट प्रीवियस ईयर का टोटल कर लो। प्रीवियस ईयर 2021 में कितने का टोटल होता है? जस्ट 124। ओके सर। अच्छा, फिर आप मुझे बताओ सर, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का टोटल बताओ। 192 192 सर, ओके তারপরে 87 87 ओके 56 ओके, 32 32 वेरी गुड सर।
अब ये जितना बाकी बाकी जो पिछला 4 साल है उसको क्या करना है, अलग कर देना है। क्यों अलग कर देना है ना सर? तो जब आप अलग अलग करते हो तो टोटल करके बताओ कितना हो रहा है? 367. 367 हो रहा है सर। ठीक से देखो, 8 7 15 2 17, ओके 17 1 3 4 5 9 8 17 17 25 21 26 6 2 हाँ 3, ठीक है सर। 367 डेज, 367 डेज हुआ सर, 367 डेज। और ये ऊपर वाला हो गया 124 डेज। तो सबका मैच किया क्या, देखो एक बार, सबको समझ आया कैलकुलेशन? कैलकुलेशन सबको समझ आया? अगर किसी को Yes, sir. पूरा कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो पूछ लो सर अभी, बिकॉज ऐसा चीज बार बार नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि जब आपको मैं बार बार एक ही चीज बताऊंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी पूरा एकदम रॉ सिचुएशंस में हो आप लोग, स्पेशली जो लोग सीख रहे हो अभी, उन्हीं को पूछ रहा हूँ कि अगर कोई डाउट है तो पूछ लो अभी कि सर मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया कि क्यों ऐसा हुआ। ऐसा कोई जगह है क्या जो आपको समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, अर्पिता, नंदिनी, दीक्षा, शुभश्री, सभी को पूछ रहा हूँ, बोलो सर। प्रिया, एनी डाउट सर? विशाल, ओके ठीक है सर। देखो फिर तो फिर अल्टीमेटली अब आपको बताना है। अच्छा चलो, अर्पिता मुझे बताएगा। अर्पिता मुझे ये बता दे कि ये रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है? सर रेसिडेंट। क्यों, रीजन बताना पड़ेगा तुझे। স্যার 2021 এ 60 ডেজ থাকতে হবে, 124 ডেজ আছে। আর প্রিভিয়াস ইয়ারে 365 ডেজ থাকতে হবে, মানে 4 ইয়ারে, আর 367 ইয়ার্স আছে। আর 182 দিনটা যেটা ফুলফিল হলো না, 182 দিন যেটা ফুলফিল হলো না ওটার কি হবে? স্যার এটা তো যে কোনো একটা কন্ডিশন, তাই তো? এটা বি কন্ডিশনটা ফুলফিল করছে। थैंक यू सर, कंडीशन बी फुलफिल हो रहा है। वेरी गुड अर्पिता, वेरी गुड। कंडीशन बी फुलफिल हो रहा है, थैंक यू सर। सबको समझ में आया होगा सर। तो अल्टीमेटली आप लोग कंक्लूजन में क्या लिखोगे इन द गिवन प्रॉब्लम? कंक्लूजन लिख लो सर। थैंक यू सर, थैंक यू। इन द गिवन प्रॉब्लम Mr. X satisfy condition B of section 6 subsection 1, that is 124 days in previous year 2021 and 367 days in immediate for preceding previous year. So Mr. X is a resident. Mr. X is a resident. Now आपके मन में शायद सवाल चल रहा होगा कि सर रेसिडेंट बार बार प्रूव हो रहा है बट आप आर और आर नॉर के बारे में चुप क्यों हो? सर चुप नहीं हो, थोड़ा प्रैक्टिस चल रहा है। चुप रहने से थोड़ी होगा, चुप नहीं रहना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। तो आवाज उठाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा मैं आप लोगों को रेसिडेंट के बारे में थोड़ा सा पहचान बढ़ा रहा हूँ, कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। क्लियर है ना सबको? हो गया ये क्वेश्चन, समझ में आ गया? बोलो हाँ सर। अरे बोलो सर, आप लोगों का हाँ ना बहुत कीमती है। दादा। Yes, sir. ওকে ওকে ঋষভের আওয়াজ পাচ্ছি না। ঋষভ আছিস, শুনছিস? হ্যাঁ বল। স্যার, হ্যাঁ। ওকে, তুই মাঝে মাঝে আওয়াজ দিবি।
আমি এত আওয়াজ করছি, তোরা যদি একটু আওয়াজ দিস তাহলে আমারও আরো বেশি আওয়াজ করতে ইচ্ছা করে। স্যার আমরা কি শেয়াল নাকি এক শেয়াল চেঁচালে সবাই মিলে চেঁচাবো? হ্যাঁ স্যার, শেয়াল এখন এনডেঞ্জার্ড হয়ে গেছে জানো, শেয়াল পাওয়া যাচ্ছে না। ओके चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अभी कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है? कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है और उसके बाद फिर से क्वेश्चन। हाँ तो पहले कुछ प्रोविजंस लिख लेते हैं। सर इतना देर से हम लोगों ने जो पॉइंट डिस्कस कर रहा है रेसिडेंट के बारे में, रेसिडेंट का एक एक्सेप्शनल पॉइंट है, मतलब आप लोगों को ये लिखना है सर, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, ठीक है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 इसको बोलते हैं सर फर्स्ट प्रोविसो, प्रोविजन नहीं प्रोविसो, फर्स्ट प्रोविसो ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। ये एक्सेप्शनल है एक्चुअली, एक्सेप्शनल पॉइंट है, मतलब जो रूल्स हम लोग इतना देर से पढ़ के समझ रहा हूं सर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 को, उसी रूल्स के अंदर एक्सेप्शनल है। बट कौन सा एक्सेप्शनल पॉइंट है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्सेप्शनल पॉइंट्स कब होता है, मतलब ये जो 182 दिन वाला आप लोग सुन के बड़ा हो रहे हो ना सर, 182 डेज रहना पड़ेगा अगर उसको रेसिडेंट बनना है, तो ये 182 दिन वाला केस ना चेंज हो जाता है। 182 दिन वाला केस चेंज हो जाता है कुछ लोगों के लिए। वो कुछ लोग कौन है वही मैं आपको अभी बताऊंगा। ये कुछ लोग कौन है, चलो लिखो सब, फटाफट लिख लो। ये अच्छा पॉइंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है, सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल भी इस तरह का पूछते हैं। इन द गिवन प्रॉब्लम, नहीं सॉरी प्रॉब्लम कहाँ से आ गया, इन द फॉलोइंग सिचुएशन, मैं भी पागल हो गया सर, बारिश हो रहा है यार, आप पागल हो रहे हो। इन द फॉलोइंग सिचुएशन the 60 days of condition B will be कंडीशन बी मतलब सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का सेकेंड कंडीशन। वो जो 60 दिन वाला है ना सर, वो 60 दिन वाला चेंज हो जाएगा, और जो पहला कंडीशन है ना 182 दिन वाला, वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। तो इन द फॉलोइंग सिचुएशन द 60 डेज ऑफ कंडीशन बी विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय 182 दिन, 182 डेज। और नॉर्मल जो 182 दिन वाला केस है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। 60 डेज सब्स्टिट्यूट होके 182 डेज हो जाएगा, और बाकी नॉर्मल 182 डेज यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है, सिंपल 182 डेज जो है। पर सर किसके लिए ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको। फर्स्ट लिख लो सर, एन इंडियन सिटीजन, बहुत वाइटल क्वेश्चन है, एन इंडियन सिटीजन এমপ্লয়মেন্টের জন্য যে ইন্ডিয়া লিভ করে। हाँ सर, इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया, वेरी गुड सर। इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर आप नौकरी लेके इंडिया छोड़ के जा रहे हो, नौकरी लेके इंडिया छोड़ के जा रहे हो, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए लागू हो जाता है। पॉइंट बी, और बताओ सर, एन इंडियन सिटीजन ভিজিট করতে আসে যখন। हाँ वो भी है, ये वाला लिख लो, एन इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया, मतलब इंडिया छोड़ के जा रहे हैं एज ए मेंबर ऑफ इंडियन शिप, क्रू मेंबर बोलते हैं उसको, सॉरी, एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, ओके, जहाज में जा रहे हैं, सागर किनारे दिल ये पुकारे। कहाँ जा रहे हैं सर, अरे बिजनेस पर्पस में, मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं, इंडियन नेवी में जा सकते हैं, अलग अलग पर्पस में जाते हैं। पॉइंट सी। नेक्स्ट, अब तू जो बोल रहा था ऋषभ, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ
इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन normally reside outside India, नॉर्मली भारत के बाहर रहते हैं, come to India for a visit, मतलब कभी कभी अपना देश याद आ जाता है, छुट्टी मनाने आते हैं सर, come to India for a visit, ठीक है। या फिर प्रॉपर्टी देखने आ जाता है, अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह है यहाँ पर तो प्रॉपर्टी के लिए विजिट कर लेते हैं, चलो भाई अपना प्रॉपर्टी है थोड़ा देख के आते हैं। इंडिया में प्रॉपर्टी का दाम बढ़ रहा है आजकल। अच्छा लेकिन बात को समझो सर, इंडियन सिटीजन और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन नॉर्मली रिसाइड आउटसाइड इंडिया, कम टू इंडिया फॉर ए विजिट। कोई कनाडा में रहते हैं, आजकल कनाडा जाना एक बहुत बड़ा फेमस बात है सर। कनाडा में ऐसे वहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं, उनका वहाँ पर काम करने का लोग नहीं है, तो इंडिया से लोग भर भर के जाते हैं, कोई जॉब करने जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी बड़ा डिमांड है, सीएमए का भी बड़ा डिमांड है, कॉस्ट अकाउंटेंट का भी, ठीक है, और ड्राइवर का डिमांड है, प्लम्बर का डिमांड है, ठीक है। कुछ नहीं होता तो ड्राइवर बन जाना, लेकिन डिमांड बहुत है कनाडा में। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत डिमांड है सर, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत डिमांड है। तो जो भी हो, इंग्लैंड भर चुका है, इंग्लैंड में और जगह नहीं है। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नॉर्मली रिसाइड आउटसाइड इंडिया, कम टू इंडिया फॉर ए विजिट, ओके। कभी कभी मुंह दिखाने आ जाते हैं सर। तो ऐसे लोगों के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। दैट मींस जहां पर 182 डेज को सब्स्टिट्यूट, 60 डेज को सब्स्टिट्यूट करके 182 दिन कर दिया जाएगा, ठीक है सर। मतलब मैं इसका प्रोविजन आपको अभी लिखाता हूं। नॉर्मल 182 दिन वाला केस भी आ जाएगा, और 60 डेज का जो एरिया है सर, 60 डेज का जो एरिया है वो 60 डेज का एरिया नहीं रहेगा, मतलब नॉर्मल 182 दिन रह जाएगा, वो वाला रूल्स भी रहेगा। और साथ में ये जो 60 दिन वाला केस था, वो 60 दिन वाला प्रोविजन इनके लिए नहीं रहेगा। मैं आपको अभी लिखाता हूँ, रुको, मैं अभी आपको लिखाता हूँ, एक सेकेंड। मतलब एक्चुअली जब 182 दिन हो जाता है ना, तो फिर पहला केस का तो और कोई मतलब ही नहीं रहता। तो चलो सर एक एग्जाम्पल करते हैं, और एग्जाम्पल के थ्रू से इसको सॉल्व करते हैं। तब आपके मन में जो भी सवाल चल रहा है, वो सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा। ऐसे सर आपको मैं एक बार पूछना चाहता हूँ, ये 3 तरह का लोगों को समझ में आ गया ना सर। एक जॉब लेके इंडिया से जा रहे हैं, दूसरा जहाज के थ्रू से जो मर्चेंट नेवी वगैरह में काम वगैरह करते हैं, उनके लिए सोच सकते हो, जो इंडियन शिप से इंडिया छोड़ के क्रू मेंबर के हिसाब से जाते हैं, और जो इंडियन सिटीजन है। एक्चुअली इन लोगों का क्यों रेसिडेंशियल स्टेटस का हिसाब अलग होता है, क्या पता चला गया फिर कभी इंडिया में आने का मन नहीं किया तो इसलिए इसका हिसाब किताब कर लेना पड़ता है। और इनका इनकम टैक्स हमेशा क्लियर कट होना जरूरी होता है। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो नॉर्मल इंडियन है, सिटीजन है, मतलब इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन का कोई है जो नॉर्मली बाहर रहते हैं, बट कभी कभी इंडिया में आने का मन करता है। ये 3 तरह का लोगों को याद रखिएगा सर, बहुत वाइटल पॉइंट माना जाता है। तो सर एक क्वेश्चन लिखो सर, एग्जाम्पल क्या होगा सर हम लोगों के हिसाब से? एग्जाम्पल 4, 5 क्या होगा? एग्जाम्पल 5 सर किसी का आवाज नहीं आ रहा है, कनेक्टेड हो या नहीं हो आप लोग? अरे सब जिंदा है कि नहीं? आंसर 5 है। ओके सर, आप लोग ऐसे अगर एकदम चुप हो जाओगे तो मैं क्या सोचूंगा कि सब एकदम इंटरनेट में मर गया, या तो इंटरनेट मर गया या तो इंटरनेट में मर गया, या तो मैं या तो आप। ओके देखो एग्जाम्पल 5, मिस्टर एक्स an Indian citizen appointed as senior टैक्सेशन ऑफिसर, हाँ, या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर, कुछ भी करने चले जाओ, टैक्सेशन ऑफिसर बन के, फाइनेंशियल एडवाइजर होके, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के जा सकते हो सर। सीरियसली मैं बोला ना,
कनाडा ऑस्ट्रेलिया में बहुत डिमांड है। टैक्सेशन ऑफिसर बाय ए गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। एक्चुअली कनाडा में मेरा एक पड़ोस का एक जन रहता है, वही चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के वहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर बन गया है, बहुत हाई पोस्ट में चला गया। ओके, तो उन्हीं से मैं एक्चुअली सुना था ये सब बचपन में। तो कनाडा हो गया, अब कनाडा में जॉब लेके चले गए, ठीक है। अच्छा, लीव्स इंडिया 27th ऑफ 27th ऑफ कब? सितंबर। वाह, सितंबर महीना ही चल रहा है। 27th ऑफ सितंबर 2019, ठीक है। 2019 के 27 सितंबर को निकल पड़ा कनाडा के लिए फॉर ज्वाइनिंग द जॉब। ओके सर, मिस्टर एक्स come to India for 181 days during the previous year 2021. Calculate residential status of Mr. X for previous year 2021 and 21-22। आपको 21-22 भी पूछा है और 20-21 भी पूछा है, ठीक है सर। तो क्या बोलो सर, क्या होगा? ओके, जिनको ट्राई करना है ट्राई करो। हम लोग इसको लिख लिया क्या सबको? अरे लिख लिया क्या क्वेश्चन सभी ने? यस सर। ओके सर, अब इसका प्रोविजंस लिखाना पड़ेगा मुझे आपको थोड़ा सा, ठीक है, बिकॉज इसका आंसर छुपा हुआ है इसके प्रोविजंस पे। इसका आंसर छुपा हुआ है इसका प्रोविजंस पे, बिकॉज ये एक्सेप्शनल पॉइंट है। ऐसा ऑलरेडी मैंने आपको बेसिक बात कर दिया, 60 दिन 182 दिन में बदल जाएगा, बट फिर भी एक बार मुझे लगता है कि एक बार लिखा देना चाहिए। सो एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 एंड इंडियन नहीं सॉरी लिखो कि एन इंडिविजुअल पूरा प्रोविजंस एक बार सुन लो ध्यान से, लिख लो साथ में। एन इंडिविजुअल इज treated as resident in India if he or she satisfy any one condition आउट ऑफ 2 कंडीशन। ये तो हम लोग जानते हैं सर। हाँ सर, ये तो हम लोग जानते हैं ना, इसके बारे में तो हम लोग हमेशा बात करते हैं। ये रेसिडेंट का प्रोविजंस है। प्रोविजंस में एक बार लिखता हूँ फिर से, क्या प्रोविजन है? आप लोग मुझे थोड़ा हेल्प करोगे सर? फिजिकली बोलो, प्रेजेंट इन इंडिया कितना दिन रहे? 182 days. फॉर एटलीस्ट 182 डेज, कम से कम 182 दिन। एटलीस्ट वाला वर्ड में ध्यान रखिएगा सर। हाँ, एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, जो भी चल रहा है, जैसे अभी 2021 का प्रीवियस ईयर चल रहा है,
ठीक है, जो चल रहा है उसके हिसाब से। पॉइंट नंबर बी, प्रेजेंट इन इंडिया, और है ना सर, ये और है, प्रेजेंट इन इंडिया for 60 days, present in India for 60 days during the previous year 2021, ये बस मैं एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ, एंड 365 days in 4 previous year immediately preceding the previous year 2021। ठीक है सर, ये रहा आपका प्रोविजंस, बट पैरा चेंज करके लिखिएगा, एज पर फर्स्ट प्रोविसो ऑफ section 6 subsection 1, the 60 days of 60 days condition, 60 days of condition B, 60 days of condition B will be substituted by 182 days। 60 दिन का जो प्रोविजंस था वो 182 डेज में बदल जाएगा। बात समझ में आया सर? मतलब ये 60 डेज वाला जो कंडीशन आपका यहाँ पर था नॉर्मल सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 का नॉर्मल में, वो चेंज होके 182 डेज हो जाएगा। तो मतलब ऑटोमेटिकली ये जो पहला कंडीशन जो है, इट इज फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया फॉर 182 डेज, ये कंडीशंस का तो और कोई मतलब नहीं रहा, बिकॉज 182 तो आपका ये पूरा का पूरा कंबाइन में बोल ही दे रहा है कि 60 डेज की जगह 182 हो जाएगा। मतलब फर्स्ट प्रोविजंस का जो कॉन्सेप्ट था वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंक्लूड हो जा रहा है। तो फिर ये रहा आपका प्रोविजंस। तो अगर आपको ये प्रोविजन समझ में आ गया हो तो आप लोग क्या मुझे बता सकते हो, ये जो इंडियन सिटीजन सीनियर टैक्सेशन ऑफिसर के हिसाब से कनाडा में चला गया था और इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? हाँ सर, इसका रेसिडेंशियल स्टेटस फर्स्ट प्रोविसो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। अच्छा, ये जो कंडीशन हुआ है हमारा इस क्वेश्चन में, ये तीन तरह का लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है प्रोविजंस। फर्स्ट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 3 तरह का लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है। ये किस तरह का लोग में आता है सर? ये विच टाइप ऑफ मतलब इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल होता है? तीनों में से बोलो सर। 1 2 3 तरह का लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है। इसमें से ये कौन सा है क्वेश्चन में? ए, दैट मीन्स इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यही बोलना चाहते हैं ना अर्पिता? यस सर। ओके सर, तो फिर आपका जवाब क्या हो जाएगा सर? लिखो सर, लिखो। वेरी गुड अर्पिता। तो आपका जवाब ऐसा हो जाएगा कि फर्स्ट प्रोविजन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 आप ऐसे लिखोगे, सॉरी, an Indian citizen leaves India for the purpose of employment. Indian citizen leaves India for the purpose of employment. ओके, ये रहा आपका मतलब स्टोरी। अब इस स्टोरी में हुआ क्या है? स्टोरी में हुआ क्या है? प्रीवियस ईयर 2021 में आपको कैलकुलेट करके बताना होगा कि क्या वो इंडिया का रेसिडेंट है या नहीं। तो प्रीवियस ईयर 2021 में अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कब तक चाहिए? हाँ सर, कब तक चाहिए? हाँ, मार्च। मार्च तक चाहिए। क्योंकि मार्च तक क्यों चाहिए सर? क्वेश्चन क्या था? मिस्टर एक्स एन इंडियन सिटीजन अपॉइंटेड एज ए सीनियर टैक्सेशन ऑफिसर बाय गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, बाय गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, लीव्स इंडिया 27 सितंबर 2019। सर सितंबर तक का डेटा चाहिए, सितंबर 19 तक का डेटा चाहिए। For joining the job, Mr. X come to India for 181 days during previous year 2020-21। आपको कैलकुलेट करना है, अच्छा एक सेकेंड, क्या डेटा सही है? 27 सितंबर 2019, अच्छा ये आपका ये प्रीवियस ईयर जो है ना सर, ये आप एक काम करो, ये 1920 होगा सर, सॉरी सर, एक सेकेंड, ये प्रीवियस ईयर, थोड़ा मुझसे गलती हो गया लिखने के टाइम पे, मैं बार बार बोलता हूँ सर, डेट अगर मैं गलत पुट कर दिया ना गंडगोल हो जाएगा। 1920 एंड 2021 ये दोनों डेट होगा। तो आपको ये पहला वाला जो करना है ये 2021 नहीं, ये 1920 का करना चाहिए। सॉरी सर, सॉरी, इसीलिए मैच नहीं कर रहा है, 1920 का करना चाहिए। तो ये सितंबर में जा रहा है इंडिया छोड़ के। हाँ सर, इंडिया छोड़ के कब जा रहा है आपको ये पहले देखना है। बता सकते हो सर कोई मुझे, इंडिया छोड़ के कब जा रहा है सर? 27 सितंबर। 27 सितंबर को जा रहे हैं। तो इसका मतलब 1920 में, इसका मतलब 1920 में देखो सर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये बाकी नहीं चाहिए, बिकॉज वो तो इंडिया छोड़ के, वो तो इंडिया छोड़ के जा रहा है ना। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो अप्रैल में कितना दिन है वो बताओ सर? 30 days। 30 डेज, मतलब वो तो अप्रैल में है ही इंडिया में। मई में भी तो इंडिया का ही है, अभी अभी तक इंडिया है 31, जून में भी 30, जुलाई में 31, अगस्त में अगस्त में कितना दिन सर? 31। सितंबर में कितना दिन? 27। 27। टोटल कीजिएगा। 180 days। 180 डेज सर, 180 डेज। तो अगर ये 180 दिन का केस बन रहा है तो खेल क्या बन जाएगा? मिस्टर एक्स fails to satisfy the condition of section 6 subsection 1। हाँ सर, 180 days during the previous year 13-14, 180 days होना कितना चाहिए था? 182। वेरी गुड सर, इसका 60 का कुछ नहीं होता। 180 days during the previous year 1920। तो ये फेल कर रहा है सर, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में ये लिख देना सर, एन इंडियन leaves India, an Indian citizen leaves India for job, for employment।
एक चीज समझ में आ रहा है ना सर, सिटीजनशिप के साथ रेसिडेंशियलशिप का कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है। इनकम टैक्स वाले अपने हिसाब से रूल बना के रखा है, मतलब रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का, तो वो चीज देखने का जरूरत है। ऐसे यहाँ पर अगर ये नॉन रेसिडेंट बन जाएगा तो क्या वो बच जाएगा टैक्स देने में? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। उल्टा अगर उसको टैक्स, अगर इंडिया का कोई कनेक्शन रहेगा इनकम का, तो उसको टैक्स भी देना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, नॉन रेसिडेंट बनने से अगर आपका इंडिया कोई कनेक्शन नहीं है तो फिर आपको शायद टैक्स कोई देना ना पड़े। बट अब सर यहाँ पर मैंने आपको 1920 भी जैसे पूछा था, वैसा मैंने आपको 2021 भी पूछा बाद में, है ना सर। तो क्योंकि मैं 2021 इसलिए आपको पूछा, क्वेश्चन के अंदर एक सवाल था, मतलब एक जगह था जहां पर आपको पूछा गया था, ये देखो सर क्या बोला है, मिस्टर एक्स कम टू इंडिया फॉर 181 days ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021, तो कैलकुलेट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स फॉर प्रीवियस ईयर 2021 आल्सो। क्या बोलते हो, बोलो सर। क्या कहते हो, क्या करें? 2021 का क्या हिसाब होगा? रेसिडेंट होगा कि नॉन रेसिडेंट होगा? क्यों सर बोलो? 182 नहीं हो रहा है बिकॉज डायरेक्टली बोल के रखा है 181 हुआ है। सो आप क्या लिखोगे? 60 days, अच्छा बस ऐसे करके लिख दो। (2021) लिखो। 60 days will be substituted by 182 days, है ना। X, an Indian citizen, reside in कनाडा। हाँ सर, reside in कनाडा। कहाँ रहता है वो? कनाडा में रहता है। reside in कनाडा, came to India for 181 days, for 181 days during previous year, कितना रे? during previous year 2021. So fails to satisfy the condition of section 6 subsection 1 and Mr. X क्या होगा, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट? नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट। ये रहा आंसर। बोलो सर, कुछ समझ आ रहा है? यस सर। इस तरह से आपको रेसिडेंशियल स्टेटस को समझना पड़ेगा। ओके सर, रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको इसी तरह से आपको समझना पड़ेगा कि कौन रेसिडेंट बनेगा, क्यों रेसिडेंट बनेगा, अगर नहीं बनेगा तो उसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसी तरह से समझते हैं सर, और उसके ऊपर बेस करके टैक्स इम्प्लीकेशंस भी डिपेंड करता है, उसके बेसिस पे टैक्स इम्प्लीकेशंस भी डिपेंड करता है। ओके ओके, अगर आप इतना देर तक ये सब चीजें समझ गए सर, तो सर अभी वो बात कर लेना चाहिए ना जिसके लिए हम लोग स्टार्टिंग से इंतजार कर रहे हैं। क्या सर? ROR और RNOR। तो लिखिए सर, कंटिन्यूएशन में ही लिखिए। ठीक है, कंटिन्यूएशन में रेसिडेंट का प्रूवमेंट तो आप लोगों ने सीख गया, क्वेश्चन भी कर लिया। अब लिखिए सर, वंस एन इंडिविजुअल is treated as resident, एक बार कोई रेसिडेंट बन जाए, once an individual is treated as resident, further we have to examine
whether he or she is ROR and R not. Okay, whether he or she is ROR or R not. A resident individual is treated as ROR if he or she satisfy both the condition. लिखिएगा सर, हाँ, both the condition. अंडर सेक्शन, अब ये कौन सा सेक्शन में आ जाएगा? अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6. थैंक यू सर. अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6. मैं आपको पहले भी बोला था, मतलब लास्ट वीक के क्लास में भी. अदरवाइज वो क्या बन जाएगा? अदरवाइज वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा सर? अगर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 फुलफिल करे तो ROR, अगर ना फुलफिल करे तो R नॉट. वेरी गुड सर. फुलफिल करे तो ROR, फुलफिल ना करे तो R नॉट. बट सर अभी मन में सवाल चल रहा होगा, फिर से अगेन मन में क्वेश्चन चल रहा है, सर सवाल मतलब शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, वही तो नहीं बताए. अरे चलो बताते ना. रेसिडेंट in 2 out of 10 previous year immediately preceding the previous year. Immediately preceding the previous year. Resident in 2 out of 10 previous year immediately preceding the previous year. Okay, resident in 2 out of 10 previous year immediately preceding the previous year. मतलब जैसे कि अगर मैं अभी करेंटली 2021 प्रीवियस ईयर है, मतलब आप जिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशंस कर रहे हो, उस प्रीवियस ईयर का पिछला 10 साल में, ओके, उस प्रीवियस ईयर का पिछला 10 साल में से कम 2 साल में आपको रेसिडेंट होना पड़ेगा. रेसिडेंट इन 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब जिस प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन चल रहा है उसका ठीक पिछले 10 साल में आपको कम से कम 2 बार रेसिडेंट होना पड़ेगा. रेसिडेंट होने का शर्त क्या है सर? हेलो, रेसिडेंट होने का क्या कंडीशन है? 182 days in थैंक यू previous सर. year. हाँ, और वो 60 और 365 वाला. ओके, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल सर. 10 में से 2 बार वो जो कंडीशन आपने बोला ना अभी, 182 डेज और 60 एंड 365 डेज, वो कोई भी एक फुलफिल होने से ही आप 10 में से अगर 2 बार भी बन जाते हो तो भी चलेगा. 10 में से 2 बार बनना है. एंड और नहीं सर, दिस इज नॉट और, दिस इज एंड. साथ में ये भी फुलफिल होना जरूरी है. मतलब दोनों फुलफिल होगा तो बात बनेगा. अकेला शर्त का कोई काम नहीं है. ओके, फुलफिल होना है तो दोनों होना है. अगर एक होता है दूसरा नहीं होता है तो बात सिमिलर पड़ जाता है. प्रेजेंट इन इंडिया, प्रेजेंटली नहीं सर, प्रेजेंटली नहीं, प्रेजेंट, हाँ, प्रेजेंट इन इंडिया फॉर कितना दिन बोलो? एटलीस्ट 730 days. 730 days in 7 previous year. Again वही बात, immediately preceding the previous year. Immediately preceding the previous year. अब ये जो दोनों कंडीशन के बारे में मैंने आपको लिखाया, एक काम करते हैं ना सर, ये दोनों कंडीशन को मैं आपको एक मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू से लिखाता हूँ, स्टैटिस्टिकल. ठीक है, जैसे करेंटली कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है? 2020-21. ओके,
तो मैं करंट प्रीवियस ईयर जो चल रहा है उसी को लेता हूँ। असेसमेंट ईयर इज 2020 21 22 करेंटली जो चल रहा है। तो 12 13 बोला 2021 ये आपका प्रीवियस ईयर है। अब ये इसके पीछे आपको 10 साल पुट करना है। कितना साल पुट करना है सर? 10 साल तक पुट करना है। तो कैसे करोगे? पुट करते चले जाओ। इससे पिछले में क्या होगा? प्रीसीडिंग में 1920, फिर उससे पीछे 1819, 1718, 16, 17, 15, 16, 14, 15, 13, 14, 12, 13। कितना साल हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 7 साल हुआ। नहीं और चाहिए, 7 में काम नहीं बनेगा। मेरे यहाँ पर जगह कम पड़ गया, एक सेकेंड रुको। आप लोग रब मत करना, जैसा है रहने दो। मेरा जगह कम हो गया इसलिए मैं थोड़ा सा इसको साइड में करूंगा, नहीं तो प्रेजेंटेशन समझ में नहीं आएगा, इसीलिए। एक सेकेंड सर। अब चले, हो जाएगा। प्रीवियस ईयर है 2021 एंड इससे पीछे का 10 साल। क्या चाहिए? 1920, 1819, 1718, 16 17, 15 16, 14 15, 13 14, 12 13, 11 12, 9 10। हुआ क्या? 1 2 3 4 5 6 7 दादा 7 9 10 8 9 10। हाँ 9 10। 9 10 ওটা 10 11 হবে। ओ सॉरी 10 11, सॉरी सर, 10 11। थैंक यू सर। 10 साल कर लिया ना आप लोगों ने। अब क्या है, बहुत सिंपली हो जाएगा सर। आपको ये दोनों कंडीशन फुलफिल करने के लिए क्या देखना है? 10 साल में कभी भी आपको 2 बार रेसिडेंट होना है। तो जो रेसिडेंट होगा ना, मैं क्या करता हूँ सर, रेसिडेंट जो होगा उसको मैं टिक करता हूँ। ठीक है, रेसिडेंट को क्या करना है? टिक करना है। और नॉन रेसिडेंट को मैं क्रॉस लगाऊंगा। ठीक है, नॉन रेसिडेंट को मुझे क्रॉस लगाना है। तो नॉन रेसिडेंट को मुझे क्रॉस लगाना है, रेसिडेंट को मुझे टिक लगाना है। तो 2021 को मैं छोड़ के सोच रहा हूँ, 1920 क्रॉस लगा दो, इस तरह से क्रॉस लगा दो। बस आपको क्या करना है, एक बार रेसिडेंट बनाना है, तो बना दो 16 17 में, फिर क्रॉस, फिर एक रेसिडेंट बना दो। मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए बोलो तो मैं बताता हूँ कब, मतलब क्या मेन बात है। अगेन क्रॉस 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 क्रॉस। ठीक है, बस 2 बार रेसिडेंट होना जरूरी है मिनिमम। और 7 साल, 7 साल मीन्स 1920 से लेके कब तक चले? 1 2 3 4 5 6 7 13 14 तक। ये 7 साल में 730 दिन, 730 डेज। अब इस दोनों को एक साथ देखो, इस दोनों कंडीशन को एक साथ देखो। अगर किसी को आरओआर होना है, अगर किसी को आरओआर होना है तो 730 दिन भी होना पड़ेगा 7 साल में, और 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना पड़ेगा, पर दोनों एक साथ होना पड़ेगा। अगर एक रेसिडेंट नीचे आ जाए तो शायद 10 साल में तो हो जाएगा। आप बात समझ रहे हो सर? अगर एक रेसिडेंट का टिक नीचे पड़ जाए तो पड़ सकता है, बिकॉज वो 10 साल के अंदर तो है, बट हमें दोनों कंडीशन बराबर में, दोनों कंडीशन इक्विवेलेंट लेवल में हमें सेटिस्फाई करना है। तो इसके चलते क्या कर लिया मैंने कि 730 दिन इधर 7 साल में और इधर 2 एटलीस्ट जो 10 में 2 बार हुआ, ये दोनों कंडीशन एट ए टाइम फुलफिल होना है। जब दोनों कंडीशन एट ए टाइम फुलफिल होगा, एक साथ दोनों कंडीशन फुलफिल होगा, तभी जाके आप उसको आरओआर बोलोगे। आपको बात समझ में आ रहा है सर? 7 साल में 730 दिन और 10 साल में 2 बार रेसिडेंट। अगर कोई बोलेगा सर इधर अगर कोई रेसिडेंट हो जाए तो हाँ हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार क्यों, 3 बार हो सकता है, नो इश्यू इज देयर। 2 से ज्यादा भी हो सकता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मिनिमम 2 बार, एटलीस्ट 2, है ना सर?
एटलीस्ट 2 बार रेसिडेंट होना है, 2 से ज्यादा होने में कोई नहीं रोकता। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल कर जाए तो आप क्या कहलाओगे? हेलो, ROR. ROR। और जब दोनों एक साथ फुलफिल नहीं करेगा, कोई एक फुलफिल करेगा, मतलब मानो कि 730 फुलफिल कर रहा है, 730 कर रहा है और 2 आउट ऑफ 2 नहीं कर रहा है, तो फिर R0. R0। ओके, ये हो जाएगा 10, मतलब 2 आउट ऑफ 10। क्या बोलोगे सर? 2 आउट ऑफ 10। टू आउट ऑफ 10, ये रहेगी बात। बात कुछ समझ में आ रहा है सर? हाँ, ROR R0 का कॉन्सेप्ट समझ में कुछ आया? बोलो सर, बोलो। Yes, sir. ओके सर, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है सर। अब आप लोगों को मैं घर पे करने के लिए क्वेश्चन तो ऑलरेडी पुट कर दिया, आप लोगों को मैं ऑलरेडी क्वेश्चन नोट्स दिया सर। आप लोग उसको तो घर में करोगे ही, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, जितना हो सका है करो, और बाकी जो नहीं हो पाएगा, जो टफ होगा थोड़ा, वो मैं क्लास में डिस्कस तो कल करूंगा ही, यस, मतलब टुमारो वाला क्लास में। कुछ और होमवर्क भी मैं दे देता हूँ, कुछ और होमवर्क भी मैं साथ में दे देता हूँ। और ये वाला अब नेक्स्ट से जो भी क्वेश्चन करोगे ना, क्योंकि आप लोगों को मैंने ROR R0 बता दिया, ठीक है, अब आगे से जो भी क्वेश्चन करोगे, रेसिडेंट करने के बाद आपका फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट रेसिडेंट, दिस इज योर फर्स्ट स्टेज, एंड सेकेंड स्टेज में आप ऑब्वियसली ROR या फिर R0 भी फाइंड आउट करोगे, बिकॉज यू नो हाउ टू कैलकुलेट ROR एंड R0। अब ये आपको करना है, डोंट वरी, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, बट आई थिंक सिखाने का जो प्रोसेस है वो तो मैं बता दिया। अब थोड़ा सा घर पे आपको प्रोविजंस लिख के और इस तरह का कैलकुलेशंस देखना पड़ेगा। भाई सिंपल है कि भाई 10 साल में 2 बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, 2 आउट ऑफ 10 में रेसिडेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना है। रेसिडेंट इन 2 आउट ऑफ 10 और 7 साल में 730, अगर ये कंडीशन फुलफिल कर जाए तो फिर उसको बना देना ROR, और नहीं करे तो फिर बना देना R0, ठीक है। रेसिडेंट बट मतलब ऐसे रेसिडेंट वैसे भी रेसिडेंट, या फिर ऐसे रेसिडेंट बट नॉट वैसे रेसिडेंट, ठीक है, मतलब ऐसे रेसिडेंट है बट वैसे रेसिडेंट ना भी हो सकता है, कुछ ऐसी बातें सब, ठीक है। तो कुछ एक और कुछ होमवर्क भी लिख लो साथ में, कुछ अभी मैं बताता हूँ, अभी कुछ लिख लो, होमवर्क के तौर पे ही लिख लो। मिस्टर एक्स होमवर्क तो मैंने बहुत सारा दिया, ठीक है, छोड़ दो, ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। एक क्वेश्चन में लिखाता हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करूंगा, नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व कराना है, होमवर्क नहीं है, ऐसे लिख के रखो, ट्राई कर सकते हो, अगर किसी को हो जाए तो वो कर सकते हो, नहीं होगा तो मैं घर पे ऐसे क्लास पे करूंगा ही सर। एक्स एंड सन्स, ओके। मिस्टर एक्स इज अ कर्ता, मिस्टर एक्स इज अ कर्ता। कर्ता मतलब सर कर्ता मतलब दिस इज अ संस्कृत वर्ड, हेड ऑफ HUF। वेरी गुड सर। कर्ता मतलब हेड ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हेड है सर, वेरी गुड सर। HUF हेड को बोलते हैं, और इसको टैक्स में भी यूज किया जाता है, ऐसा नहीं कि मैंने जबरदस्ती घुसा दिया इसको। कर्ता जो वर्ड है ये इनकम टैक्स में यूज किया जाता है, जैसे संस्कृत वर्ड ना यूज किया जाता है सर। तो एक्स एंड सन्स, मिस्टर एक्स इज अ कर्ता ऑफ HUF, नॉर्मली reside in ऑस्ट्रेलिया। कहाँ रहता है सर? ऑस्ट्रेलिया में रहता है। कैलकुलेट, ऐसे आप लोग एक जानते हो सर, ऑस्ट्रेलिया के पास एक जगह है, ये एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा इधर ही है, होनोलुलु। नाम सुने सर आप लोग? होनोलुलु का नाम सुने हो? हाँ सर। कहाँ पर है होनोलुलु? कहाँ पर है? इधर ही है ना होनोलुलु? मैं तो इधर ही सोचा था। हाँ सर, बहुत सुंदर जगह है होनोलुलु। हाँ दादा, नामটা সবসময় শুনলেই হাসি পায়। रुको देखते हैं कहाँ है होनोलुलु।
होनोलुलु, हवाई, होनोलुलु हाँ। बे हवाई, हवाई यूएस का आसपास बता रहा है। হ্যাঁ ইউএস এর हाँ, वो কাছেই তো, हवाई হাওয়াই है। দূরে थोड़ी ना, হাওয়াই খুব বেশি দূরে না ইউএস এর हवाई থেকে। का राजधानी है होनोलुलु। हवाई का राजधानी है होनोलुलु। कहाँ है, दिख नहीं रहा है, क्या हो गया? अच्छा ठीक है, आप लिख लो सर, होनोलुलु में रहते हैं। ठीक है, ये मेरे को यहाँ पर दिखाया नहीं, पता नहीं क्या हो गया इसको, छोड़ो, लिख लेते हैं ऑस्ट्रेलियन, इसको होनोलुलु कर दो, मेरे को याद आ गया। ये सचिन দাদা का एक, দারুণ জায়গা, দারুণ জায়গা। अच्छा तू जाके आया है क्या? না পিকচার্স তো দেখি, কত লোক যায় সেটাও দেখি। अच्छा, होनोलुलु सही स्पेलिंग लिखा गया? हवाई, हाँ ओके। तो नॉर्मली रिसाइड इन होनोलुलु, ओके। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF in the following situation. सिचुएशन देखो सर, सिचुएशन लिख लो। सिचुएशन A, Mr. X came to India 100 days every year, हर साल 100 दिन करके आते हैं, since 2009-10, ओके 2009-10 से वो हमेशा आते हैं सर 100 दिन करके। ये पहला केस है। दूसरा केस, मिस्टर एक्स केम टू इंडिया फॉर 110 डेज, 110 दिन करके हैं, एवरी ईयर सिंस 2019 again. And case C, Mr. X came to India for 50 days every year in the last 4 years, in the last 4 years, and before that 200 days every year, and before that 200 days every year. ओके 200 डेज एवरी ईयर, मतलब ये मतलब कहने का मतलब ये है सर, मिस्टर्स केम टू इंडिया फॉर 50 डेज एवरी ईयर इन द लास्ट 4 ईयर, एंड बिफोर दैट 200 डेज एवरी ईयर सिंस 9-10, हाँ सिंस 2009-10। क्या लिखोगे? सिंस 2009-10 से, मतलब ये पूरा का पूरा हिसाब 9-10 से होगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF फॉर दी PY 2021, ठीक है। 20-21 के हिसाब से आपको करना है असेसमेंट ईयर 21-22, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन का मेन खासियत कुछ ऐसा है सर, ये क्वेश्चन HUF के ऊपर बना हुआ है। सर आपने तो HUF के बारे में कुछ बताया नहीं, जिन लोगों को HUF का प्रोविजंस पता है या फिर नहीं है, जो भूल गए हैं या फिर जिनको नहीं पता, सर मैंने एक समरी नोट दिया आपको, ठीक है। समरी नोट में HUF का रेसिडेंशियल कैलकुलेशंस का फ्लो चार्ट बता हुआ है, एक बार गो थ्रू करना, इजी है। कर्ता के लिए बस एक हिंट दे देता हूं,
इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस जो होता है वही कर्ता का होता है, बट एचयूएफ का थोड़ा अलग होता है। दोनों को मिक्स करके आपको इसका आंसर ढूंढना है। कोशिश करो सर, अगर नहीं होगा तो कल तो मैं कराऊंगा ही, ठीक है, पर मस्ट ट्राई सर, बिकॉज इस क्वेश्चन में एचयूएफ और एचयूएफ का ही मेनली है, बट उसपे कर्ता का क्या होता है और एचयूएफ का क्या होता है उसमें एक थोड़ा बहुत क्या बोलूं सर, एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप है उसके अंदर। तो कल के क्लास में ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और बाकी बहुत सारे रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया सर, ठीक है। देखना उसके अंदर मैंने लिखा प्रैक्टिस क्वेश्चन बोल के, आप लोग वो वाला क्वेश्चंस भी एटलीस्ट पहला 3-4 क्वेश्चन तो जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। एक ब्रेटली वाला क्वेश्चन है वो जरूर कीजिएगा, बाकी पहला 3-4 क्वेश्चन मस्ट ट्राई होना चाहिए। उसके बाद लास्ट 3-4 क्वेश्चन में मे बी आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, बट यू ऑल मस्ट गो थ्रू सर, ठीक है। और जिन लोगों को तो पहले भी पता है वो लोगों के लिए सभी क्वेश्चंस जिनका रिवीजन चल रहा है वो जरूर करें उसको अच्छे से, और फिर कल के क्लास में वही सब चर्चा चलेगा सर, ठीक है। और रेसिडेंशियल स्टेटस पे कुछ फाइनल टच कल होगा और साथ में क्वेश्चन डिस्कशन भी कल ही होगा। ओके सर, कोई सवाल हो तो करो, अदरवाइज आज के लिए तो डन है सर। बाय सर। ओके रोशनी, ओके जियाउल, व्हाट्सएपটা देखो একবার। बाय Bye, बाय sir. बाय सर। দাদা একবার হোয়াটসঅ্যাপটা দেখো।